सरकार का क्या छिपा एजेंडा है? सरकार खुल के क्यों नहीं बोल रही है? राज्यसभा में सवाल पूछा, लोकसभा में पूछा, लेकिन वित्त मंत्री जी ने सवाल को सवाल के तरीके से दोहरा दिया, जवाब में परिवर्तित नहीं किया। इससे आशंका फिर बढ़ रही है कि आखिर 8वें वेतन आयोग का लाभ 100% लोगों को मिलेगा, अभी मिलेगा, आगे मिलता रहेगा, कब और कैसे घोषणा होगी? और इन सब सवालों के जवाब को लेकर मैं आज आपका वीडियो दिखाने वाला हूं, आपके साथ शेयर करूंगा। यह है नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल मिशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम भारत, और चेयरमैन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के। जो सबसे बड़ा इस समय कर्मचारी को संकट महसूस हो रहा है वो ये है कि रिटायरी व्यक्ति को आने वाले पे कमीशन का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि तमाम न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है कि सरकार रिटायर हो चुके लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं देगी। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा कि जो 25 मार्च 2025 को भारत सरकार ने फाइनेंस बिल के सप्लीमेंट्री बिल के तौर पर एक बिल निकाला था और उसको पेंशन लायबिलिटीज डिस्टिंग्विशमेंट बिल करके 2025 करके उसका नाम था। तो उसमें एक बात कही गई थी कि पर्टिकुलर डेट से पहले और उस डेट के बाद अगर दोनों रिटायरी व्यक्ति हैं तो उनके बीच में डिफरेंशिएशन किया जा सकेगा। तो उसको लाने का कि जो पीछे का उद्देश्य है वो पुराने पेंशनर यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वाले पेंशनर नहीं है। हाँ जी दोस्तों, जिस तरीके से ये लगातार डॉक्टर मंजीत पटेल पूरे देश में जगह जगह जाकर के सेमिनार कर रहे हैं कि आखिर ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या है, एनपीएस क्या है और यूपीएस क्या है, यानी इन तीनों में फर्क क्या है, यानी केंद्रीय कर्मचारियों को किस तरह फायदा होगा, किस तरह नुकसान होगा, सबकी शंका का समाधान, सबके जो सवाल है उनके जवाब देते आ रहे हैं। तो दोस्तों इन्हीं का मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं कि इनसे हमारे सवाल थे। सबसे पहला कि जो फाइनेंशियल बिल है आखिर वो क्यों सरकार ने बनाया, जब इसके बाद सवाल उठते हैं क्या सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 100% फायदा मिलेगा और मिलता रहेगा। दूसरा सवाल था कि आखिर राज्यसभा लोकसभा में जिस तरीके से वित्त राज्य मंत्री ने सवालों का जवाब नहीं दिया, सवालों को सवाल के तौर पर रख करके अपना पीछा छुटाया, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? तो मंशा जब उन्होंने सीधा सीधा कहा है, जैसा कि आप समझ सकते हो कि लोकसभा के अंदर और विधानसभा राज्यसभा के अंदर जब सवाल उठाया गया कि सरकार कितने लोगों को फायदा दे रही है, जेसीएम से कौन कौन से पॉइंट आपके सामने रखे गए हैं, और उन्होंने कहा क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है, इसका जवाब नहीं दिया। क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है, इसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने क्या जवाब दिया कि हमने किस किस को कौन कौन से पॉइंट उनकी तरफ से आए हैं वो हमने शामिल किए हैं, ये कहीं नहीं लिखा। इन्होंने जो जेसीएम ने अपना एक ज्ञापन दिया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए, वो उन्होंने सीधा का सीधा इसके साथ इंक्लोजर में लगा दिया है। अब इनकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर मंजीत पटेल ने जो हमारे सवालों के जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दिए हैं कि सरकार इसको लेके कितनी गंभीर है। 8वें पे कमीशन की 16 जनवरी को घोषणा करने के बाद से अब तक सोई हुई है, चुप बैठी है। जहां तक मैं समझता हूं कि पे कमीशन का गठन उन्हें करना है, समय से पे कमीशन का लाभ भी देना है, ये तो तय है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार पे कमीशन को मतलब जो है चुप्पी लगा करके उसको भूल जाएगी या ख़त्म कर देगी, ऐसा संभव है नहीं। 16 जनवरी को जब घोषणा की थी उस समय दिल्ली का चुनाव था, अभी बिहार का चुनाव, गुजरात का चुनाव आने वाला है। तो ये तो तय है कि सरकार को पे कमीशन का गठन ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पे कमीशन के ऑफिस के सेटअप के लिए जो अधिकारी चाहिए, जो कर्मचारी चाहिए, उनका विज्ञापन लगातार सरकार निकाल रही है। तो ये तो तय है कि प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये इसको जानबूझ करके डिले किया जा रहा है। तो अभी हमें पूरी उम्मीद है कि अगस्त से सितंबर तक ऑफिस का पूरा जो कमेटी है उसका गठन हो जाएगा। सितंबर के बाद मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर में कमेटी अपना काम शुरू करेगी और 2-3 महीने में मैं मानता हूं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और जनवरी में कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो इस चीज़ को लेके देरी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार क्या चाहती है, क्यों देरी कर रही है, इसके पीछे केवल एक ही तर्क निकल करके आता है कि चुनाव में अगर उसको फ़ायदा लेना है कहीं, तो उस आधार पर वो अपना चीज़ों को, उनका अपने समीकरण को बिठा रही होगी। दूसरी बात ये है कि
यानी सरकार कितना फायदा करेगी वो अलग बात है, लेकिन क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती? तो उनका जवाब था हाँ, कर सकती है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि सरकार के पास जबरदस्त मशीनरी है, उसने अपना जितना होमवर्क है वो पूरा कर लिया है। यानी उन्होंने अपना ऑफिस सेटअप कर दिया और हर एक से अपने पॉइंट मांग लिए, उनको वो एनालिसिस कर रहा है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस उन्होंने बना लिया, सरकार के पास भेज दिया है। ये वित्त राज्य मंत्री ने इसकी खुलासा नहीं किया, लेकिन ये सारी अंदर की बातें हो रही हैं। अब वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सितंबर में, उन्होंने कहा सितंबर में आयोग की घोषणा होगी, आयोग का एक अध्यक्ष होगा, 2 सचिव सदस्य होंगे, उनका काम क्या होगा, फॉर्मल 2-4 मीटिंग करेंगे और सरकार को रिकमेंडेशन बना करके दे देंगे। और सरकार ने क्या करना है, कैसे करना है, सरकार के अंदरूनी सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन सामने जवाबदेही के लिए वित्त राज्य मंत्री को खड़ा कर देते हैं और वो आपको इस तरीके से जवाब देते हैं जो शायद आप सुन करके उसमें कोई आपको संतोषजनक उनका रिप्लाई नहीं मिलता है। मैंने ये पूछा कि आखिर ये फाइनेंस बिल सरकार क्यों लेके आई, तब उन्होंने बड़ा जवाब दिया, फाइनेंशियल बिल का मतलब है कि पेंशन में भेदभाव होगा, भविष्य में पेंशन में भेदभाव किया जा सकता है, ये पक्की बात है। क्योंकि सरकार जब मार्च में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के आई, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उसने एश्योर्ड पेंशन या एश्योर्ड पे आउट का जिक्र तो किया, लेकिन वो कॉर्पस बेस्ड ना बोल करके उन्होंने बोला कि इट इज़ फंड बेस्ड पेंशन स्कीम। अब फंड बेस्ड पेंशन स्कीम का मतलब आप समझिए कि उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक आपने नौकरी की तब तक आपने अपनी सैलरी से 10% अंशदान दिया और तब तक सरकार ने भी उसके एवज में 18.5% अंशदान उसमें जोड़ा आपको एश्योर्ड पेंशन देने के लिए। जब आप रिटायर हो गए, मान लीजिए आप रिटायर हो गए 2025 में, तो 2025 तक आपने भी अंशदान दिया और सरकार ने भी अंशदान दिया, और उस अंशदान के आधार पर आपको अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी के अनुपात में पेंशन की गारंटी सरकार ने दी। क्यों? क्योंकि उसमें से, उस अंशदान में से कुछ हिस्सा सरकार ने आपसे ले लिया। तो ये हो गई फंड बेस्ड पेंशन स्कीम, यानी कि जब तक आप रिटायर हुए तब तक आपने भी कुछ फंड प्रोवाइड किया और तब तक सरकार ने भी कुछ फंड प्रोवाइड किया। अब मान लीजिए पे कमीशन आ गया 2026 में, तो 2026 में अगर वो वर्क करते रहते, अगर वो रिटायर नहीं होते, तो उनकी बेसिक सैलरी बदल जाती। हो सकता है वो 2.0 या 2.1 या 2.68 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, फिटमेंट फैक्टर से वो रिप्लेस हो जाती। तो जाहिर सी बात है, जिसकी बेसिक सैलरी 1 महीना पहले 50,000 थी, उसकी बेसिक सैलरी अगले महीने 1 लाख को पार कर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब उसको जो पेंशन देनी पड़ती, तो वो 1 लाख के अनुपात में उसको पेंशन देनी पड़ती है, जबकि 1 महीना अगर पहले रिटायर हो गया तो वो 50,000 के अनुपात में उसको पेंशन देनी पड़ रही है। तो सरकार जो बिल को लाई है, उसके लाने के पीछे उसका जो मोटिव है वो यही है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कोई कर्मचारी पे कमीशन से पहले रिटायर हो गया तो उसकी बेसिक सैलरी पुरानी वाली ही रहेगी और उसी आधार पर उसको पेंशन मिलेगी। अब कैसे भेदभाव किया जा सकता है? अब वो कह रहे हैं कि 3 प्रकार की पेंशन हो गई है। एक ओपीएस हो गई है, जो ओल्ड पेंशन सिस्टम, जो कि रिटायरमेंट के समय आप 50% बेसिक पे का आप 50% पेंशन लेते हो। फिर उसके बाद एनपीएस आ गई, ये फंड और निवेश के बेस्ड है। इसके बाद यूनिफाइड पेंशन सिस्टम एनपीएस 2004 के बाद आई और उसी का एक मॉडिफिकेशन रूप उन्होंने एक यूपीएस लेके आया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसमें भी फंड बेस है। अब इन लोगों को मुश्किल होगी आगे। भले अभी ओपीएस को कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ओपीएस के धीरे धीरे गिने चुने पेंशनर ही रह जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि अगले वेतन आयोग यानी 2026 में माना कि सभी को फायदा हो सकता है, और अगला जो होगा 2036 में, उसमें ओपीएस के 2-4% रह जाएंगे, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस सारी यूपीएस एनपीएस में चली गई, रेलवे चला गया, डाक चला गया, बचे खुचे कुछ पुराने फौजी होंगे, बाकी अग्निवीर हो जाएंगे। तो काम वैसे ही खत्म है, फिर पे कमीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा सीधा सरकार फाइनेंशियल बिल के जरिए कह रही है कि आपका पेंशन बाजार के हिसाब से, फंड के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, इसलिए आपको आपकी पेंशन में सुधार नहीं हो सकता।
और ये समझ सकते हो कि ये शायद आखिरी 8वां वेतन आयोग होगा जिसमें आप जो पेंशनर है पूरा फायदा ले रहे हैं। ये आप उनका पूरा आप ये वीडियो में आपके सामने रख रहा हूं, 6-7 मिनट का है। उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाई किया है, ओपीएस जस्टिफाई किया है, एनपीएस और यूपीएस को किया है। तो उन्होंने कहा यूपीएस और एनपीएस वालों को तो वैसे ही पेंशन नहीं मिल रही, तो उनका पेंशन का यानी वेतन आयोग से कोई सीधा सीधा संबंध उन्होंने कट ऑफ कर दिया। मान लीजिए कोई आदमी अभी वर्किंग है, नौकरी कर रहा है और पे कमीशन का लाभ मिल गया, तो वो जब रिटायर होगा तो उसको अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलेगा। तो मतलब बड़ा साफ है, भारत सरकार कहीं ना कहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पे कमीशन से पहले रिटायर हो जाने वाले व्यक्ति को पे कमीशन का लाभ नहीं देगी। पहले भी ऐसा होता आया है, तमाम पीएसयू के लोग जो रिटायर हुए हैं उनको आज भी जो डीए मिलता है वो 445%, 450% मिलता है। डीए उनका बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं हुआ है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कोई 2035 में रिटायर होगा तो उसको अगर 2036 में पे कमीशन आता है तो पे कमीशन का लाभ उसको नहीं मिलेगा। पे कमीशन का लाभ केवल वर्किंग क्लास को मिलेगा, ये उसकी मंशा है। और चूंकि हमारी लड़ाई बड़ी सीधी सी है कि हम लोग बेसिक सैलरी के अनुपात में जब बेसिक सैलरी के अनुपात में जब सारी चीज़ें ले रहे हैं, बेसिक सैलरी के अनुपात में ही हमारी पेंशन की डिमांड है। तो ना केवल वो वर्किंग क्लास के लिए है बल्कि वो रिटायरी क्लास के लिए भी है। अगर कोई आदमी 2035 में रिटायर हो गया है और पे कमीशन 2036 में आता है तो सरकार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी 2035 के पेंशनर को 2036 के पे कमीशन का लाभ देना पड़ेगा, उसकी भी पेंशन को रिवाइज करना पड़ेगा। जो फार्मूला वर्किंग क्लास के लिए लगेगा वही फार्मूला पेंशनर के लिए लगाना पड़ेगा। तो लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं है इस मामले में। उसने फंड बेस्ड पेंशन स्कीम इसीलिए किया है, और इसीलिए जो सरकार ने जो 18.5% किया, तो उसमें भी देखिए कि आपका 10% कटेगा, सरकार उसमें 10% डालेगी एक जगह पर, वो 10+10 चलेगा, यानी 10+10 = 20। और जो 8.5% बचा उसको पूल कार्पस में डालेगी। उस पूल कार्पस के फंड से आपका कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी कैलकुलेशन में कहीं भी इधर अग्निवीर ला करके पेंशन आप धीरे धीरे खत्म कर दिया। और जिसी तरह रेलवे में चले जाओ, डाक में चले जाओ, तो ये सारी चीजें सरकार एक प्री प्लान बड़े प्लान के साथ धीरे 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 खत्म कर रही है। और ये बात सत्य भी है, बिल्कुल सत्य, जैसा कि आप देख सकते हो। अब आज की खबर अमर उजाला या अन्य अखबार इसी खबर को उन्होंने प्रमुखता से छापा है। अब दोस्तों बात यह है कि बहुत सारे सवाल किए गए इनसे, जैसे हमने सवाल जो कलिता जी ने सवाल इनसे पूछा कि हाँ, क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है, क्या सरकार जेसीएम ने जो पॉइंट दिए उनके ऊपर विचार कर रही है। इन्होंने पॉइंट तक अपना जवाब रखा, हाँ या ना का जवाब फिर नहीं दिया। फिर इन्होंने सवाल को सवाल के साथ ही विदा कर दिया, जवाब नहीं दिया। नहीं, आप देख लो, मैंने पूरा पढ़ा। जब इनसे पूछा गया कि केंद्रीय कर्मियों ने सुझाव 5 वर्ष में पेंशन वृद्धि, बोला ये मामला आया है उनके पास है, बट आपसे पूछा जा रहा है कि 5% पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी 65 साल के बाद, लेकिन कोई जवाब नहीं। कम्यूटेशन का उन्होंने कहा कंसीडर हो गया, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा, लेकिन कम्यूटेशन की रिकवरी 15 की जगह 12 साल होगी, कोई जवाब नहीं दिया। क्या डीए मर्ज होगा 50% के बाद, कोई जवाब नहीं दिया। क्या कुछ पे लेवल मर्ज होंगे, कोई जवाब नहीं दिया। क्या फैमिली यूनिट बढ़ेगी, कोई जवाब नहीं दिया। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गया है, कोई जवाब नहीं दिया। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक किया जाएगा, यानी जिसने ये सवाल रखे हैं जेसीएम ने, उनको आधिकारिक तौर पर जवाब दोगे या नहीं दोगे, कोई जवाब नहीं दिया। फिर जवाब क्या दिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। ये नेतागिरी इन्होंने टोटल दिखाई, और जैसा कि आप देख सकते हो आपके सारे मामले वहां तक पहुंचाए गए। और अभी भी एक बात पक्की है कि ना ही केंद्रीय कर्मचारी इनके बातों से संतुष्ट हैं, और ना ही जितने लोग हैं जो केंद्रीय कर्मचारियों की मांग रखते हैं वो भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ये सरकार अनप्रिडिक्टेबल है, ये कुछ भी गेम खेलेगी। और पहले से इस तरीके से रूमर फैला देती है, और रूमर का क्या असर होता है और वैसा आपने देखा होगा। उदाहरण है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक स्टेटमेंट निकलता था कि घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिंदूर बांटेंगे बहनों को। अब जब उसका
रिएक्शन होता है कि बहनें कहती है कि सिंदूर तो मैं अपने पति का लगाऊंगा, इनका क्यों लगाऊंगा, टुच्चे लोगों का मैं मार के भगा दूंगी। अब इन्होंने ये खबर चलाई और इसका देखा कि नकारात्मक असर होगा और इन्होंने बोला हमने खबर नहीं चलाई नहीं चलाई और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया। ओआरओपी का 10 साल के बाद जश्न के लिए इन्होंने पूरा आधिकारिक तौर पर डीएसडब्ल्यू ने किया, लेकिन बाद में जब देखा काली पट्टियों जवानों ने जबरदस्त इसका प्रतिरोध किया तो धीरे से इन्होंने पिछले रास्ते से चुपचाप, यानी देखते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन मनसा टटोलते रहते हैं। ये एक नया स्टंट है, ये नया एक धोखा है। सावधान रहना होगा, एकजुट रहना होगा, अपनी आवाज को उठाना जब तक रहेगा। जो इन्होंने कहा है कि आप थाली में परोस के ये सरकार देने वाली नहीं है, इस पर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे। आपकी क्या राय? धन्यवाद।